नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम एक ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे जो गुजरात से आया। आज से करीब 13 साल पहले अहमदाबाद बॉम्ब धमाके में आज दोषियों को सजा सुना दी गई। देश में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 38 लोग। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी है। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है, 11 को उम्र कैद दी गई है। यह ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले राजीव गांधी हत्या केस में ट्रायल कोर्ट ने 26 लोगों को मौत की सजा दी थी। हालांकि हमारे देश में फांसी देने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प होता है। राजीव हत्या केस में 26 लोगों में से आखिरकार सिर्फ एक व्यक्ति को फांसी हो पाई थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐलान कर भी दिया है कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। यह कानूनी लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन आज इस फैसले की एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी हो गई। जिन दोषियों को सजा दी गई उनमें से कुछ यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के सीएम ने उन्हें समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और इसी के बाद इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इस बड़े ऐतिहासिक फैसले और उसके बाद इसके पॉलिटिकल इफेक्ट पर। आज से 14 साल पहले अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट केस के दोषियों को सजा सुनाई गई और चुनावी मौसम में तुरंत इसका इस्तेमाल भी हुआ। जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई उनमें से कुछ यूपी के आजमगढ़ के भी हैं। इसीलिए यूपी के सीएम ने एक बड़ा आरोप लगा दिया और एक दोषी के पिता को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। और सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। यूपी में अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है और करीब 290 सीटों पर वोट पड़ने अभी बाकी है। ऐसे में जब मुख्य विपक्षी पार्टी पर ऐसे गंभीर आरोप लगे तो तिल मिलाना लाजमी है। समाजवादी पार्टी इसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति बता रही है। बातों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान अपने फसलों का बाजे मूल चाहता है, सुविधाएं चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है। आज इन मुद्दों पर चुनाव है। योगी जी में क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्षमता है, तो बताएं कि कितना रोजगार दिए, कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए। लेकिन खुलासा हुआ कि अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट का एक उद्देश्य तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना भी था। कोर्ट ने अपने फैसले में मोदी का नाम लिया है। फैसले की कॉपी के 7वें पॉइंट में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। ये दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। दिसंबर 2007 में केरल के वागामोन जंगल और जनवरी 2008 में गुजरात के हालोल पावागढ़ के जंगलों में आतंकी तालीम देने के लिए कैंप लगाए गए थे। इस कैंप में हाजिर रहने वाले आरोपियों ने एक दूसरे के लिए गाड़ियों के इंतजाम किए थे। इस कैंप के दौरान जिहादी भाषण करके ट्रेनिंग कैंप के दौरान बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई। कैंप में टारगेट किलिंग और मास किलिंग पर भी चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाना है, गुजरात के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट करना है, ये भी इस कैंप में तय हुआ था और यहाँ इसी बात के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त और अभी के लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की भी साजिश की गई थी और ये बात एक एक्यूज ने अपने 164 वाले स्टेटमेंट में मैजिस्ट्रेट के सामने भी बताई है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे, जिसमें से आखिरी धमाका अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हुआ था और बताया जा रहा है कि इसी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सिविल अस्पताल जाना था लेकिन वो देर से पहुंचे थे। आखिरी ब्लास्ट हुए थे वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर हुए थे और इस बात में सच्चाई ये भी है
क्योंकि तब जो पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगाह किया था कि आप अस्पताल में मत जाए, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस प्रकार की वारदात होती है तो नरेंद्र मोदी जाना चाहते हैं। और ये वजह रही थी कि तुरंत नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, लेट निकले थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पुलिस के साथ बैठक की थी, पुलिस के जो डीजीपी थे उनके साथ बैठक की थी। उसके बाद सिविल अस्पताल पे पहुंचे थे और सिविल अस्पताल के गेट पर ही ट्रोमा सेंटर के बाहर ही ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अभी जो एक मंत्री है प्रदीप सिंह परमार, वो भी खुद इंजर्ड हुए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बात कही है कि अहमदाबाद धमाकों के निशाने पर नरेंद्र मोदी भी थे। कि 2008 में जब ये आतंकवाद की घटना हुई उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा था। आतंकवादी उनको भी निशाना बना रहे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है उन्होंने उसे निभाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहें। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में आज तीसरे चरण का शोर थम गया और चौथे चरण का रण अब छिड़ गया है। इस चरण में ज्यादातर अवध के इलाके हैं जहां पर अयोध्या भी है, जो देश की सियासत की दिशा तय करती रही है। और इसीलिए चुनाव प्रचार के चौथे चरण में पहुंचते ही बीजेपी अध्यक्ष अयोध्या पहुंचे, राम का नारा बुलंद किया। अवध का इलाका राम नाम की राजनीति का केंद्र तो रहा ही है। इस इलाके के चुनावी समीकरण भी बहुत उलझे हुए हैं। इतना अगर आसान होता तो अवध जो है वो अयोध्या का, वहां पर अयोध्या जो है सेंटर पॉइंट में ना होता। चुनाव के अवध में पहुंचते ही केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है और इसीलिए बीजेपी यहां और भी जोर लगा रही है। दूसरी पार्टियां पीछे नहीं है। अवध की चुनावी चाल समझने के लिए हमने आपके लिए ये विशेष रिपोर्ट तैयार की है, नजर डालिए। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी प्राप्त हुआ होगा हर गरीब को, डबल डोज राशन का। पहले की सरकार में ये राशन का पैसा कहां चला जाता था? समाजवादी पार्टी के मित्र वाले मित्र के घर में। डबल इंजन सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। आप बताइए, जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिया, मगर दिया बाबा का राज, ठाकुरवाद किया। और ये समाजवादी पार्टी के लोग बोलते इनको वोट चाहिए मगर राज अपने परिवार का चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला होगा। इसी के साथ ही तीसरे चरण का चुनावी शोर अब थम गया और चौथे चरण का बिगुल भी बज गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही अब यूपी का चुनाव भारतीय राजनीति की उस प्रयोगशाला में पहुंच चुका है जिसने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही प्रभावित की, यानी अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश के अवध का हिस्सा है। तीसरे चरण का प्रचार खत्म होते ही अब अवध की असली जंग शुरू हो गई है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत अपने लकी चार्म के साथ की। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसी राम मंदिर को लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी कि नहीं करती थी? यही राम मंदिर के राम भक्तों पर गोली चलाई थी समाजवादी पार्टी ने कि नहीं? वैसे तो चुनाव कहीं भी हो, राम मंदिर भारतीय राजनीति का एवरग्रीन मुद्दा है, लेकिन जब चुनाव अवध का हो तो इस मुद्दे की गूंज और भी बुलंद हो जाती है। बीजेपी के तो सक्सेस स्टोरी की नींव ही राम मंदिर है और इसीलिए अवध में चुनाव प्रचार की शुरुआत बीजेपी ने राम नाम का नारा लगाकर की। जय श्री राम, जय श्री राम। दीपोत्सव अयोध्या का दीपावली के अवसर पर पूरा देश और पूरी दुनिया
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या से जुड़ती है। आज लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। अयोध्या में जेपी नड्डा की एक ही दिन में 3 सभाएं ये बताती है कि बीजेपी इस चुनाव को राम मंदिर से जोड़ने में जुट गई है, क्योंकि चौथे और 5वें चरण का वोट जिन इलाकों में डाला जाएगा उनमें से ज़्यादातर अवध का इलाका है और इस इलाके में राम मंदिर प्रमुख केंद्र है। उम्मीद है कि भाजपा को श्री राम का इस इलाके में भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि श्री राम के मुद्दे से कई बार सत्ता की चाबी भाजपा को मिल चुकी है और सत्ता की एक सड़क इसी अवध के इलाके से होकर गुजरती है। यूपी की सत्ता में अवध की अहमियत राम मंदिर के साथ साथ उसकी सीटों की गणित से भी बढ़ जाती है। रामलला खुद ही बना रहे हैं अपना वही अवध में कुल 21 जिले हैं, जिसमें कुल 118 सीटें आती हैं। हालांकि चौथे चरण में कुल 9 जिलों में मतदान होगा, जिसमें अवध के 7 जिले आएंगे। 118 सीटों वाले इस इलाके में पिछले 2 विधानसभा के नतीजे बताते हैं कि यहाँ चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। 2012 में बीजेपी को 10 सीटें मिली, जबकि 2017 में 97। समाजवादी पार्टी को 2012 में 90 सीटें मिली और 2017 में 12। बीएसपी को 2012 में 10 सीटें ही मिली थी और 2017 में उसे सिर्फ 6 सीटें मिली। नतीजा, जब अवध में साइकिल चली तो अखिलेश की सरकार बनी, जब अवध में कमल खिला तो बीजेपी की सरकार बनी। चौथे चरण के मतदान में उम्मीदवारों के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों का भी टेस्ट होगा, क्योंकि इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वहां से मोदी सरकार के 4 मंत्री आते हैं। पहला नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। दूसरा नाम है स्मृति ईरानी का, जिनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है। इसके अलावा मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और लखीमपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी चौथे चरण में मतदान होना है। इन चारों के इलाकों में विधानसभा की 21 सीटें हैं, इसीलिए ये इनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चौथे चरण की अग्नि परीक्षा के लिए मोदी के मंत्री भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रचार की कमान संभाल भी ली है। और यकीन रखना, हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है बहनों भाइयों, 56 इंच चौड़े सीने का प्रधानमंत्री मिला है। हम कहते हैं डंके की चोट पर हमारी सरकार बनेगी, तो समाजवादी पार्टी कहती है दंगे की चोट पर हमारी सरकार बनेगी। यूपी चुनाव की रेस ही लखनऊ पहुंचने की है और चुनाव जंग भी अब लखनऊ पहुंच चुकी है। इसीलिए हमने लखनऊ का चुनावी मिजाज परखने की कोशिश की। महंगाई भी मुद्दा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमारी किचन में हम रोज ही काम करते हैं, तो सरसों के तेल की जो प्राइसेस बढ़े हैं वो तो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। और राष्ट्रवाद बिल्कुल ज़रूरी है। हमें राष्ट्रवाद की कमी थी, इसलिए हम अक्सर बीच बीच गुलाम होते रहे, बटे रहे। राष्ट्रवाद पनपेगा तो हम हर तरफ से सर्वांगीण विकास होगा। परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब चूंकि आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में अब नए लोगों को, नए टैलेंट को, नए लीडरशिप को आगे आने की ज़रूरत है। यूपी में जुबानी जंग भले ही सबसे ज़्यादा अखिलेश और बीजेपी में छिड़ी हो, लेकिन चौथे चरण में बीएसपी फैक्टर को कमज़ोर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अवध के इलाके में बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है और बीएसपी के वोटर को इस बार साइलेंट माना जा रहा है। चौथे चरण में जिन इलाकों में मतदान होगा वहां आबादी के लिहाज से एससी वोट बहुत अहम हो जाता है, बहुत। इसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट आबादी सीतापुर जिले की है, जहां 32% एससी है। हरदोई में 31% है। उन्नाव में भी इनकी जो संख्या है परसेंटेज के लिहाज से वो 31% है। ये सीतापुर में देखिए 32% आपको दिखाई दे रहा है, उन्नाव में 31% है, रायबरेली में 30% है, लखीमपुर में 26% है, लखनऊ में 21% है। लखीमपुर फिर बता दूं 26%, लखनऊ 21%। यानी चौथे चरण में अवध के आधे से ज्यादा जिलों में एससी आबादी 1/3 के आसपास है
और 2017 का वोटिंग पैटर्न बताता है कि यूपी में एससी वोट की लड़ाई प्रचंड है, क्योंकि एससी वोट का जाटव हिस्सा भले ही बीएसपी के पास हो, लेकिन गैर जाटव वोट जो है वो बढ़ चुका है। और कैसे? 2017 में जाटव वोट की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को 9%, अखिलेश को सिर्फ 3% और मायावती को 86% वोट मिला था जाटव का। लेकिन गैर जाटव वोट में बंटवारा कैसे हुआ? बीजेपी को 31%, अखिलेश के खाते में 43% और मायावती को सिर्फ 10% मिला था। अवध में एससी आबादी में बड़ी संख्या गैर जाटव वोट की है और जिस तरह से गैर जाटव बटे हुए हैं उसे देखते हुए अवध की लड़ाई में गैर जाटव वोट पर कब्जे का घमासान जो है वो यकीन मानिए अभी और तेज होना तय है, जरूर होगा और इसी पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। ये उत्तर प्रदेश में जाटव गैर जाटव वोट जो महत्वपूर्ण हो जाता है अवध के इलाके में, ये समझ लिया आपने। अब पंजाब के चुनाव में खालिस्तान, इस मुद्दे को समझिए। खालिस्तान की एंट्री चुनावी बयानबाजी से अब आगे बढ़ गई है, गृह मंत्रालय की जांच के दायरे में पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास के आरोप से जो ये बवाल शुरू हुआ था, अब उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक लेटर लिखा है। इसमें आम आदमी पार्टी पर चुनाव में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से समर्थन लेने का आरोप लगाया है, इसकी जांच की मांग की है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चरणजीत सिंह चन्नी को चिट्ठी लिखी दोबारा, जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस के से समर्थन लेने के मामले की जांच कराएगा। पहले आपको चन्नी की लिखी गई अमित शाह को वो चिट्ठी दिखाती हूं, जिसमें ये कहा गया है, मैं कोट कर रही हूं, आपके पत्र जिसके द्वारा आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस जैसी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संबंध रखने, चुनाव में सहयोग लेने के संबंध में जांच का अनुरोध किया गया है। इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाबी चिट्ठी जो लिखी है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को, वो आपने सुन लिया। अब आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी जिसमें चन्नी ने गृह मंत्रालय को कहा है जांच के लिए। प्रतिबंधित संगठन एसएफजे लगातार आम आदमी पार्टी के संपर्क में रहा है। जो चिट्ठी मैंने इसके साथ संलग्न की है उसमें लिखा है कि एसएफजी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया था। ऐसा ही इस बार के चुनाव में भी है। एसएफजे ने आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा है, इसीलिए इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। ये चरणजीत सिंह चन्नी ने लेटर लिखा था और उसके जवाब में अमित शाह ने लेटर लिखा। उधर कुमार विश्वास ये आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोपों के बाद पंजाब की सियासत में जमकर हंगामा मचा हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल सफाई देने आए, लेकिन उनके विरोधियों के हमले उसके बाद और तेज हो गए। तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो भला आदमी हूँ। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंक है। पंजाब में वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले कुमार और केजरीवाल की ये जुबानी जंग बढ़ गई है। कल कुमार विश्वास ने केजरीवाल को चुनौती दी थी। वो उस आत्ममुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो। आज अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए, कहा अगर इतना बड़ा आतंकवादी हूँ तो फिर इनकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, मैं तो सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ। मतलब क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग, और कह रहे हैं 10 साल से षड्यंत्र बना कर रहा है ये आदमी। इनकी एजेंसी सो रही थी, इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया इतना। ये तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूँ, और शायद सबसे दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। ऐसा आतंकवादी तो दुनिया में नहीं पैदा हुआ होगा। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
कुमार विश्वास का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। बोले एक कवि कविता सुना रहा है। जवाब देने के लिए कुमार विश्वास आए। सवाल किया कि केजरीवाल ये क्यों नहीं कहते कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूँ। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। मैं उसे चुनौती देता हूँ। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने खुद को भगत सिंह का चेला कहा था और आरोप लगाया था कि भगत सिंह की तरह ही उन्हें भी आतंकी कहा जा रहा है। अब कुमार विश्वास कह रहे हैं कि भगत सिंह का नाम बदनाम ना करें। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताया क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करे। कोई मिलता नहीं तो उसके लिए बोलने, उसके लिए बोले। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है। ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। कुमार विश्वास के पलटवार के साथ विपक्षी भी अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को खालिस्तान का एजेंट बता रहे हैं। जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी ने, ऐसे उनके साथियों ने बार बार कहा है, एक ने नहीं कईयों ने कहा कि केजरीवाल खालिस्तानियों का एजेंट है, केजरीवाल आतंकवादियों का एजेंट है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और केंद्र एजेंसियों को चाहिए इनके खिलाफ एफआईआर। अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर्स जेट को यूरोप में तैनात कर दिया है। अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी भेज दिया है। दूसरी तरफ रूस कल राष्ट्र के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो उनकी मौजूदगी में अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल होने जा रही है। अब आप इससे समझ लीजिए कि हालात वहां पर कितने नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं। एक छोटी सी चिंगारी कभी भी जंग में तब्दील हो सकती है और इस बड़ी जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम बैठक भी हुई है। लेकिन यहाँ भी रूस और उसके विरोधी देश के बीच गर्मा गर्मी साफ तौर पर दिखी है। यूरोप के कई देशों ने अपने अपने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। रूस भी पीछे नहीं है, उसकी नेवी ने भी एक तरह से यूक्रेन पर अटैक का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया है। रूस की नेवी ने यूक्रेन पर हमले का ट्रायल शुरू कर दिया। उधर अमेरिका ने यूरोप में अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स भेज दिए हैं। यूक्रेन की सीमा के करीब अब रूसी फाइटर जेट्स मंडराने लगे। अमेरिका ने यूरोप में अपना घातक B-52 बम वर्षक तैनात कर दिया है। रूसी नेवी के युद्धपोतों से गोलियों और बमों की बौछार हो रही है। उधर बुल्गारिया और स्पेन के फाइटर जेट्स जवाबी हमले की तैयारी में जुट गए हैं। जर्मनी ने भी अपने यूरो फाइटर जेट्स रोमानिया भेज दिए हैं। क्या वाकई रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ रूसी सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर संकेत दे रही है कि वो अपनी तैयारियों में जुटी है। दूसरी तरफ अमेरिका सहित नाटो भी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तनाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि रूस लगातार कह रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के चारों तरफ उसने अपनी सेना की तैनाती की है, वो रूस की बातों का समर्थन नहीं करते हैं। वो रूस की कथनी और करनी में फर्क दिखा रहे हैं, क्योंकि रूस की सेनाएं जिस तरह से आक्रामक दिख रही है, उससे तो हमले की आशंका बढ़ रही है। इसीलिए यूक्रेन के पक्ष में खड़े देश लगातार रूसी राष्ट्रपति से हमला न करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि 19 फरवरी को रूसी सेना अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल करने जा रही है।
रूस अपने दुश्मन को अपनी मिसाइल पावर का एहसास कराने जा रहा है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक की इस सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल को देखने वाले हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि रूस की ये मिसाइल ड्रिल कोई आम एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इससे रूस अपने न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स को भी शामिल कर रहा है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की याद दिला चुके हैं। वो बता चुके हैं कि नाटो की संयुक्त सेना के आगे रूसी सेना भले ही छोटी हो, लेकिन रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स में से एक है। यानी इशारों ही इशारों में पुतिन बता चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो परमाणु बमों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को यूरोप भेजा है। अमेरिका इन जेट्स की तैनाती तभी करता है जब उसे लगता है कि बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। B-52 बॉम्बर को अमेरिका ने क्यों यूरोप भेजा है, इसका जवाब उसकी खूबियों से आपको पता लग जाएगा। ये अमेरिकी वायुसेना का लॉन्ग रेंज सबसोनिक बॉम्बर जेट है। इसकी रेंज 14,200 किलोमीटर है। पिछले 70 साल से अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। अपने साथ ये करीब 32,000 किलो के बॉम्ब लेकर उड़ सकता है। ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यानी अमेरिका ने रूस को सीधा संकेत दे दिया है कि अगर वो अपनी परमाणु ताकत की याद अमेरिका को दिला रहा है, तो अमेरिका भी B-52 बॉम्बर भेजकर रूस को याद दिला रहा है कि इस मामले में वो भी रूस से कम नहीं है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनातनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि रूस एक तरफ दावा कर रहा है कि वो सेनाएं हटा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन सहित दूसरे देश ये कह रहे हैं कि रूस लगातार यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अब तक कई वीडियो जारी किए हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि रूसी सेना अपने टैंकों और दूसरे साजो सामान को लेकर वापस जा रही है। लेकिन दूसरी ओर रूस ने अपने सैनिकों के अलग अलग युद्धाभ्यासों की संख्या भी बढ़ा दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है। इसीलिए अमेरिका सहित दूसरे यूरोपीय देश लगातार रूस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के उन इलाकों में जहां रूस समर्थक विद्रोही हैं, वहां गोलीबारी होने लगी है। दोनों ही तरफ से शेलिंग तेज हो गई है। पूर्वी यूक्रेन के स्टेनित्सिया लुहांस्का इलाके में बच्चों का स्कूल इस हमले की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त शेल वहां आकर गिरा, उस वक्त बच्चे स्कूल में ही मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि हमले में किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी है। यूक्रेन के जो अलगाववादी है, उनका आरोप है कि यूक्रेन की सेना उन पर हमला कर रही है। यानी एक तरफ से रूस बनाम यूक्रेन की जंग की चिंगारी तो भड़क चुकी है। यूक्रेन को लेकर युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रूस और अमेरिका सहित सदस्य देश शामिल हुए। लेकिन यहाँ भी दोनों ही पक्षों में गर्मागर्मी साफ दिखी। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने रूस को बेहद तल्ख लहजे में चेतावनी दी। रूस की तरफ से कहा गया कि वो भी बातचीत करने के लिए बेहद गंभीर है। हम गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं, न कि किसी नकली बातचीत के लिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जिस तरह रूस और दूसरे देशों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, उससे साफ है कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। कभी भी एक छोटी सी चिंगारी बड़ी जंग को भड़का सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।